तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है प्राचीन इतिहास, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, यूजीसी नेट, यूपीएससी, आरएस परिसर के अंदर टॉपिक आता है। तो ये सौरभ चौबे की बुक है, यहाँ से हमने पढ़ा था और हमने सारा जो पूरा कर लिया है। जो साहित्य के स्रोत थे वो सब कर दिए पूरे। ब्राह्मण स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख जितने थे वो पूरे कर लिए हैं। और नवपाषाण काल पढ़ लिया हमने, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया हमने, ताम्रपाषाण काल पढ़ लिया हमने। हमारा जो आज का टॉपिक है जो सिंधु घाटी, सिंधु सरस्वती सिंधु सभ्यता है, वो है टॉपिक। ये सौरभ चौबे की बुक से है। और मैंने ये भी कहा था कि वैदिक सभ्यता कल हम स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि सिंधु घाटी सभ्यता को इतना डिटेल से यूट्यूब पे कहीं नहीं है, तो मैं वापस सिंधु घाटी सभ्यता ही स्टार्ट किया मैंने। और कल मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि मैं कहाँ से नोट्स बना रही हूँ, एनसीईआरटी, आरबीएसई बुक और सौरभ चौबे की बुक और जितने भी बीए फर्स्ट ईयर की बुक है ना, बीए फर्स्ट ईयर की बुक है ना, पर्सन तो वो यही से आते हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है जो 1200 तक का इतिहास है, वनस्थली विद्यापीठ, यहाँ से सारे नोट्स आपको बनेंगे और आपको मिलेंगे और ये अथॉरिटी नोट्स होंगे। तो यहाँ से आज हमारा जो स्टार्ट हुआ सिंधु घाटी की जो खुदाई का इतिहास है वो है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो काल निर्धारण है वो देखेंगे, फिर इसका देखेंगे निर्माता। 2 टॉपिक ही हैं आज। इसके 2 पेज के आज मैंने नोट्स बनाए हैं, 2 पेज के शेयर करूँगी आपके साथ जो इम्पोर्टेंट थे। और इसके बाद मैं वापस से स्टार्ट से शॉर्ट नोट्स भी आपको शायद शेयर करने की कोशिश करूँगी कि पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स आपको शेयर किए जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इनका कालक्रम। एक तो इनका कालक्रम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे वो पढ़ेंगे, और जो किस किस ने किया था, क्या क्या किस किस ने इनका समर्थन किया था वो भी पढ़ेंगे। फिर जो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है ना वो क्या क्या है, ये बीए फर्स्ट ईयर और एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हमें तथ्य मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे, और नेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चरण थे, 3 चरणों में। आरंभिक सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन से थे, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के स्थल और वगैरह क्या थी, और उसके बाद उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो स्थल थे वो क्या थे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का इतिहास क्या क्या था, तो ये दक्षिणी एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं हम, जिस तरह हमारे कालीबंगा वगैरह राजस्थान में है ना, हम कांस्ययुगीन सभ्यताओं के स्थल इनको मानते हैं। गोल्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। किसने कहा था, गोल्डन चाइल्ड ने कहा था। उसके बाद हम देखेंगे पुस्तक क्या कौन सी थी इनकी, जिसके अंदर उन्होंने प्रथम नगरीय क्रांति कहा था, द अर्बन रिवोल्यूशन, इसकी पुस्तक थी इनकी, गोल्डन चाइल्ड की, इसके अंदर उन्होंने प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। चार्ल्स मैसन 1826 में प्रथम व्यक्ति थी जिन्होंने पंजाब में कि साहिवाल में एक टीले को उत्खनन चार्ल्स मैसन ने किया, और नैरेटिव ऑफ जर्नीज इनकी बुक थी, इसमें इसका वर्णन भी किया था इन्होंने, लेकिन इसकी बात इन्होंने किसी ने नहीं मानी थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि 325 में सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, वो इसी नदी के किनारे या इसी सभ्यता में हुआ था। लेकिन ये 1826 में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इसको देखा था और इसका जिक्र भी किया। फिर इनके साथ कौन आए दूसरी बार, अंग्रेज अधिकारी पर्यटन में बहुत आते थे, पर्यटन की दृष्टि से देखने के लिए, तो उन्होंने इनको आकर देखा, तो इसको भी इन्होंने बोला। 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स इनका नाम था। इनको कहा कि मैंने वहाँ ऐसा देखा है और कुछ वहाँ अद्भुत तथ्य भी हैं, तो ये भी इनके साथ चले गए। फिर 1831 में ये चले गए, इन्होंने भी इनको देखा और उनको भी शक हुआ कि कुछ है, लेकिन इन दोनों की बातों पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, बेचारों भी। फिर क्या हुआ, मैसन और बर्न्स हड़प्पा से 4 किलोमीटर तक परिधि में फैली थी, इन्होंने कहा था। पश्चिमी टीले पर 1-2 टूटी फूटी गड्ढी यानी किला भी था, कहाँ था, पश्चिमी टीले में। तो हम जब हड़प्पा सभ्यता के 7 स्थल देखेंगे, उसके अंदर सभी पश्चिमी जो स्थान था ना, पश्चिमी, सब पश्चिमी टीले में थे, और सभी पश्चिमी टीलों का किले बनती वो सभी 7 नगर जब देखेंगे, नगर नियोजन जब देखेंगे हड़प्पा का, तो आराम से समझेंगे, क्योंकि पश्चिमी भाग में कहीं मिट्टी को डाल के उसको ऊपर किया हुआ है, कहीं उसको मिट्टी की दीवारों से प्राचीर बनाई हुई है, कहीं कहीं आप पूरा देखो तो उसे किले बंद किया हुआ है। तो जैसे इनको ने पहले कहा था बरंस, लेकिन इन दोनों पे बेचारों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर कौन जाएगा, फिर 1853 में, ये सौरभ चौबे की बुक में से दिया हुआ 1853, जबकि जो रिपोर्ट आई थी ना वो 1875 में आई थी। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि 1875 में इनकी रिपोर्ट आई थी। कब की, कनिगम भी वहीं कार्य कर रहे थे, वहाँ जो श्रमिक कार्य कर रहे थे, रेल लाइन बिछ रही थी, उसका कार्य चल रहा था, तो कनिगम महोदय वहाँ शायद कुछ रहे होंगे अध्यक्ष वगैरह। फिर बाद में बनेंगे वो पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष है ना, ये बाद में बनेंगे, सर्वप्रथम अध्यक्ष बाद में बनेंगे, 1861 में बनेंगे, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ श्रमिकों के जो मुख्य नेता या लीडरशिप है वही काम करा रहे हैं। तो इनको एक मजदूर ने वर्सल की आकृति वाली एक मोहर ला के दी थी, किनको, कनिगम को दी थी, और श्रमिक ने कहा लान दी थी, और उस पर मोहर पे क्या थी, 6 अक्षर लिखे हुए थे, उस मोहर पे 6 अक्षर थे, लेकिन कनिगम ने इसे विदेशी सील मान ली।
इन्होंने इस पर इग्नोर कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं, मुंह फेर लिया था कनिगम ने कि ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। फिर कनिगम है ना, कनिगम ने हड़प्पा की 3 बार यात्रा की, फिर उनको भी कुछ शक हुआ कि हाँ कुछ तो हो सकता है, क्योंकि वो भी बेचारा है, उन पर भी किसी ने यकीन नहीं किया। फिर इसने ये मोहर ला के दी, क्योंकि ये बिना सिंग वाली मोहर थी, वर्सल की आकृति थी लेकिन वर्सल का सिर नहीं था उस पर, इसलिए। फिर कनिगम ने 3 बार यात्रा की। तो 1853-56 में पुरातन में रुचि के कारण गए थे, वो रुचि थी इनकी या कुछ कार्य के लिए गए थे 53-56 से। फिर 1872 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर के रूप में वो गए थे वहाँ। फिर सर्वेक्षण के बने थे डायरेक्टर, पहले नहीं थे वो, तब वो गए थे वहाँ। फिर इसके और 72 में गए तो 1875 में इन्होंने रिपोर्ट भी छपवा ली कि हाँ कुछ यहाँ पुरातात्व सामग्री और कुछ स्थल यहाँ ऐसी अनोखी वस्तुएं हैं। फिर 1856 में जो कराची से लाहौर में रेल पटरियाँ बिछाने हेतु जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दो बर्टन ब्रदर कह सकते हो इसको, बर्टन ब्रदर कह सकते हो, हड़प्पा की ईंटों को रोडों में जब प्रयोग कर रहे थे ना रोड बनाने में, तभी इनको ये कुछ साक्ष्य मिले थे। फिर इन्होंने इसको उजागर भी किया। फिर 1912 में J.F. फ्लिट ने रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी में लेख प्रतिपादित किया, जैसे किसी ने उसको उस लेख पे भी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जो 1912 में उस पर लेख पे। या फिर 1909 में, इससे पहले, किससे पहले, J.F. फ्लिट थे ना, ये तो 1912 में गए थे, लेकिन इससे पहले हीरा जो हमारा है ना पंडित हीरानंद शास्त्री, उनको भी वहाँ भेजा था भारतीय पुरातात्विक जो है ना विभाग, उन्हें। लेकिन उन्होंने भी उनको कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। इन्होंने क्या कहा वहाँ, उन्होंने कहा इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा था? हीरानंद शास्त्री ने कहा था। फिर 1921 में पुरातन संरक्षण विभाग ने महानिदेशक जॉन मार्शल ने निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों को पुनः अन्वेषण किया और फिर इनको कुछ सामग्रियां मिल गई। और क्या मिला था सर्वप्रथम? दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता मिली थी, आपको पता है, क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और इनके साथ कौन थे? दयाराम साहनी के साथ माधव स्वरूप थे, माधव स्वरूप वत्स, वो भी इनके साथ ही थे। फिर माधव स्वरूप वस्त ने 1921 में हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम खोजा है। माधव स्वरूप वस्त ने भी खोजा, और जो हड़प्पा स्थल था इन्होंने खोजा था, लेकिन दयाराम साहनी पहले चले गए थे। और माधव स्वरूप वत्स 1921 में हड़प्पा की खोज की और सर्वप्रथम खोजा गया स्थल भी यही था। और सबसे बड़ा कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था सबसे बड़ा। फिर राकल दास बनर्जी भी 1922 में वहाँ गए, मोहनजोदड़ो की खोज की उन्होंने। फिर देवदत्त कृष्ण रामकृष्ण भटनागर ने 1911-12 में मोहनजोदड़ो की यात्रा की और मीरपुर खास में बौद्ध स्तूप खोजने के लिए वो आए थे। वो तो बौद्ध स्तूप खोजने के लिए 1911-12 में आए थे, लेकिन उन्होंने भी मोहनजोदड़ो की कुछ सामग्रियाँ खोजी थी। फिर सितंबर 1924 में इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ घोषणा की और 1925 में मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल थे उस वक्त, जिन्होंने इन्होंने ये न्यूज़ घोषणा की थी इन्होंने 20 सितंबर 1924 को। जबकि 1875 में इसको रिपोर्ट दी थी कनिगम महोदय की, जो वहाँ पहली मोहर मिली थी रिपोर्ट, वो NCERT में लिखा हुआ है। सर्वप्रथम इसका नाम इंडो सुमेरियन रखा गया, नाम क्या है ना किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का रखा गया। बाद में सिंधु घाटी सभ्यता किया गया। बाद में इस सभ्यता को अवशेष, यानी कि इंडो सुमेरियन इसलिए कहा गया कि ये सुमेरियन सभ्यता के समकालीन थे, इसलिए उनको इंडो सुमेरियन से जोड़ा गया। बाद में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया कि सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले। फिर उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। बलूचिस्तान, गंगा, यमुना, यानी कि भारत में, राजस्थान में बहुत जगह पे ये स्थान मिलने लगे। जब बीच का केंद्र था ना, वो हड़प्पा सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता को केंद्र मानकर ये बीच में और चारों तरफ फैली हुई ये सभ्यता है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता फिर नामकरण इसका किया गया। क्योंकि केदारनाथ शास्त्री, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का आदि केंद्र हड़प्पा सभ्यता है, आदि केंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे? अब हम पढ़ेंगे निर्माता। तो काकेशस प्रजाति है ना, उसके अनुसार हम क्यों मानते हैं? क्योंकि कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली थी ना, वो इन्हीं प्रजाति की मिली थी। फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति थी ना, वो 70% थी, सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति को ही हम मानते हैं। इन्हीं को द्रविड़ जाति है ना, वो इन्हीं की जाति मानते हैं। मंगोलियन प्रजाति पुरोहित मूर्ति के अनुसार मंगोलियन प्रजाति को हम मानते हैं। और पुरोहित की जो मूर्ति मिली थी ना, वो मंगोलियन होते थे ना, वो आधे और नाटे कट के होते थे। और ये पता है हमारे भारत के उत्तर पूर्वी, चीन है, नेपाल है, भूटान है, वहाँ लोग जो मिलते हैं ना, वो मंगोलियन प्रजाति के होते हैं। द्रविड़ जाति जो भारत में बाद में दक्षिण भारत में गई थी, पहले यहाँ भारत के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इनको माना जाता है, जो भूमध्य सागरीय प्रजाति की एक शाखा भी है। फिर अल्पाइन क्षेत्र, इन 4 जातियों से इनकी उत्पत्ति मानी है। कर्नल स्यूल और गुहा का हड़प्पा सभ्यता का निर्माता किसी जाति या नस्ल लोगों ने नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि किसी जाति या नस्ल ने नहीं किया था। उन्होंने तो ये कहा था, स्यूल और गुहा, डॉक्टर गुहा थे ना, इन्होंने इसलिए कहा था कि हड़प्पा सभ्यता थी ना, कौन सी, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। और ये नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ
ये नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ नगर व्यापार यहाँ व्यापार और वाणिज्य का मुख्य केंद्र बने हुए थे और आजीविका की तलाश में अनेक प्रजातियां यहाँ आकर बस गई। इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में नर कंकालों की शारीरिक बनावट की विशेषता के आधार पर मानव शास्त्रवेताओं ने हड़प्पा सभ्यता के विकास वाले लोगों को नस्लों के आधार पर भी बांटा है। लेकिन इन्होंने कहा कि जहाँ शहर होता है ना, हमारे आजू बाजू पास में जो बड़े बड़े महानगर हैं जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, दिल्ली है, तो वहाँ जाति के आधार पर हम जनगणना नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ रोजगार की तलाश में अनेक प्रजातियाँ जातियाँ जाती हैं क्योंकि वो व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं और वहाँ रोजगार का भी प्रमुख केंद्र है, इसलिए वहाँ जाती थी। तो इन्होंने इसलिए उनको सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा था। फिर आदिम अग्नि जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेई कहा जाता है, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, इनमें मंगोलियन और अल्पाइन नस्ल की एक एक खोपड़ी मिली थी हमारे यहाँ। किसकी? मंगोलियन और अल्पाइन की। भूमध्य सागरीय जो द्रविड़ प्रजाति के थे। समर्थन किसने किया था इसका? सर जॉन मार्शल ने इनका समर्थन किया था कि ये भूमध्य सागरीय और द्रविड़ प्रजाति की शाखा दोनों एक ही हैं। प्रोफेसर चाइल्ड, सुमेरियन लोगों को इस सभ्यता का निर्माता, साथ ही प्रोफेसर चाइल्ड थे ना, ये सुमेरियन लोग थे ना, उनको भी सभ्यता का निर्माता मानते हैं और द्रविड़ों को भी सुमेरियन जाति का अंग मानते हैं। तो द्रविड़ को सुमेरियन जाति का अंग कौन मानते हैं? प्रोफेसर चाइल्ड। और सुमेरियन लोगों को भी इस सभ्यता का निर्माता कौन मानते हैं? प्रोफेसर चाइल्ड। ये थे प्रोफेसर पिगट। जिस तरह प्रोफेसर चाइल्ड थे ना, उसी तरह प्रोफेसर पिगट। इस सभ्यता का उद्गम पूर्णतः भारतीय था। पिगट कहते हैं ये भारतीय लोगों ने इस सभ्यता का जो उद्गम पूर्णतः भारतीय था, लेकिन ये सुमेरियन प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं कि सुमेरियन जाति यहाँ आई होगी, इसलिए सुमेरियन को प्रभाव मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर चाइल्ड है ना, ये द्रविड़ को सुमेरियन की सभ्यता, द्रविड़ जाति है ना, उसको सुमेरिय उनका अंग मानते हैं, द्रविड़ों का अंग मानते हैं सुमेरियन प्रभाव को, जबकि प्रोफेसर पिगट भारतीयों को सुमेरियन का अंग मानते हैं। तीसरी मान्यता का अर्थ है यहाँ लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, शंकरानंद, दीक्षितार तथा पुसालकर ने अनुसार निर्माता आर्य थे। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। पुसालक आर्य और अनार्य दो में के मिश्रण का समर्थन करते। आर्य और अनार्य दोनों एक, इन दोनों का मिश्रण था यहाँ। जॉन मार्शल, जब आर्य भारत में आए थे तो 1000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। जॉन मार्शल कह रहे हैं कि जब आर्य आए थे ना, जॉन मार्शल है ना, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता की तुलना करते हुए दोनों को एक दूसरे का सभ्यता भिन्न मानते। जॉन मार्शल अलग अलग मानते हैं। उनके विचार में आर्य जाति भारत में आई उससे 1000 वर्ष पूर्व ही सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त हो चुकी थी। ये कौन मान रहे हैं? जॉन मार्शल मान रहे हैं, क्योंकि यह मान ले कि वैदिक संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की पूर्वगामिनी या जननी है। नहीं मान सकती हम, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के बाद में आई है वैदिक सभ्यता। यह मानना युक्ति संगत है कि ग्रामीण वैदिक संस्कृति में क्रमशः सिंधु प्रदेश की शहरी संस्कृति का विकास हुआ था क्या वैदिक संस्कृति में, परंतु इसके बाद ये विचार नहीं होगा संस्कृति संबंध में। उल्लेख है कि ऋग्वेद में इसके भी प्रमाण मिलते हैं संबंधी के, जिस प्रकार सामग्री का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ ना, आगे हड़प्पा संस्कृति में क्यों नहीं मिलती। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऋग्वेद में जो प्रमाण मिला है वो वैदिक सभ्यता का जो ऋग्वेद में मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता का इतना क्यों नहीं मिलता है, और इसलिए वो नहीं मानते। और जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, जिस तरह वैदिक सभ्यता में हुआ था ना लोहे का प्रयोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्यों नहीं हुआ। वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण पशु क्या था? अश्व और हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो में प्रमुख नगरों से निश्चित पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं। गाय के स्थान पर बैल को धार्मिक महत्व था। वैदिक सभ्यता में गाय महत्वपूर्ण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में बैल था, कि वर्सल की आकृतियां बहुत मिली है हमें, महत्व था। परंतु हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थलों पर नवपाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई की सूचक है, पर लेकिन ये सभ्यताओं की पूर्वगामी है, यह न कि वैदिक सभ्यता की। हाँ, पूरा पाषाण काल नवपाषाण सभ्यता की पूर्वगामी है, लेकिन वैदिक सभ्यता की ये पूर्वगामी नहीं है, इसलिए ये जॉन मार्शल कह रहे हैं, है ना, तो इसको भी हमें मानना चाहिए। अब इनका काल निर्धारण पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, और BA फर्स्ट ईयर, और ये आप देख सकते हो सौरभ चौबे की बुक के अनुसार मैंने लिखा था। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750, ये सारगोन में मेसोपोटामिया जो अभिलेख है ना उसके अनुसार दिया हुआ है। राधा कमल मुखर्जी 3250 से भी पूर्व हुआ होगा। फिर KN शास्त्री और राजबल्ले पांडे ने ईसा पूर्व 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं, जिसमें 7 नगरों के बसने, विकसित होने, गिरने लगभग 3500 वर्ष लगे होंगे, और सबसे निचले स्तर में सभी नगर के अवशेष भी इन्होंने बताए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 नगर है ना, वो आपको नगर नियोजन में 7 नगरों को पूरी डिटेल से मैं बताऊंगी। NCERT में 2600 से 1900 माना है। मार्टिन वेलर ने 2 तिथियां बताई थी। मार्टिन वेलर ने ना, उन्होंने 2500 से 1500 पहले बताई, उसके बाद 2500 से 1700 काल इसका निर्धारण किया था। इसके बाद राधा कृष्ण 3500 से 2200, फिर फ्रैंक फर्ट 2800 ईस्वी पूर्व, फिर फॉबरी 2800 से 2500 माना है। कार्बन डेटिंग पद्धति इंपॉर्टेंट यही है।
कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर भारतीय विद्वान धर्मपाल अग्रवाल ने 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व माना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व या यहाँ 2250 भी कई बार दिया जाता है और 1750 भी दिया जाता है, उसको कन्फ्यूजन मत करना। लेकिन ये 2300 से 1700 वर्ष पूर्व ही जो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसको माना गया। इसके चरण मैंने बता दिए पहले कि आरंभिक और प्राक हड़प्पा जो सभ्यता थी वो 3200 से 2600 तक थी और इसमें नगरीय जीवन के बीजारोपण का बनता है काल था प्रथम। फिर भारत में स्थल कौन कौन से थे इसमें जो आरंभिक या प्राक हड़प्पा स्थल जो भारत में कौन कौन से थे, कालीबंगा थी, सोती थी, बनावली थी, राखी गढ़ी थी। उसके बाद परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 थी और विकसित हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व लगभग 700 तक रहा था और इसके स्थल हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है जो बड़ी बड़ी सभ्यता है वो आगे आपको पूरा डिटेल से मिलेगा। उत्तर हड़प्पा जो 1900 से 1300 में जो नगरीकरण के पतन का काल था जिसे उपसिंधु सभ्यता उपसिंधु व हड़प्पोत्तर भी कहते हैं और रंगपुर रोजदी इसके स्थल